नमस्ते। ये पीछे जो सीतापुर आँख का अस्पताल है, लोग कहते हैं कभी कभी एशिया का सबसे बड़ा आँख का अस्पताल हुआ करता था। कैसे बना, क्या हुआ, पूरी कहानी 4 साल पहले लंदन टॉप पे एक वीडियो में सौरभ द्विवेदी ने वो बातचीत रिकॉर्ड की थी, वो ज़रूर देखिएगा। और जाहिर सी बात है कि ये एक मार्कर है कि टीम सीतापुर में आ गई है। सीतापुर, जिसके नाम पढ़ने की बहुत बहुत कहानियाँ हैं। कहानियाँ ये कि सीतापासी नाम के एक व्यक्ति पे सीतापुर नाम पड़ा, और कहानी ये भी कि एक व्यक्ति ने वाल्मीकि ने यहाँ पर कुछ समय गुजारा और यहाँ पर सीता समाहित हुई थी। जो उनकी परीक्षा हुई थी, सीता समाहित हुई थी जिस समय, तो उसके अनुसार कुछ मतलब लोग बताते हैं, हम लोग नैमिषारण्य गए थे, वो सीतापुर में हुआ। कुछ लोग, ये नैमिषारण्य की कहानी ये है कि भगवान ब्रह्मा का चक्र, मन से बना हुआ चक्र जो था वो यहाँ आके गिरता है नैमिषारण्य में। तो वो नेमी जो गिरता है उस जंगल में जो अरण्य था, तो उस जगह का नाम पड़ जाता है नैमिषारण्य। तो मतलब इतना जो ज्ञान मैं अभी कैमरे पे दे रहा हूँ वो दिन भर में हम लोगों ने घूम कर अर्जित किया है कि कहीं ना कहीं थोड़ी बात बता सकें। गाड़ियाँ बहुत तेज़ गुजर रही हैं, हॉर्न मारते हुए गुजर रही हैं, तो थोड़ा आप भी बियर कीजिएगा, थोड़ा हम भी बियर करेंगे। अब लोग बाग हैं और सबसे शुरुआत में कुछ प्राइमरी टीचर्स हैं हमारे साथ। जिन प्राइमरी टीचर्स से उन्होंने अपनी बातचीत में, शुरुआती बातचीत में ये बताया है कि वो किसी पार्टी वार्टी से जुड़े नहीं हैं, वो सीतापुर से जुड़े हुए लोग हैं। तो सीतापुर की कहानी कहना चाहते हैं, सीतापुर की बातें बताना चाहते हैं, शायद विकास कार्यों का एक जायज़ा भी देंगे। तो आपसे ही बातचीत शुरू कर लें। क्या नाम है आपका? प्रवीण शुक्ला। प्रवीण, क्या करते हैं प्रवीण? हम टीचर हैं। टीचर जी। कहाँ पे? प्राइमरी में ही टीचर हैं, सीतापुर के अंदर पोस्टिंग है हमारी, पिसामा ब्लॉक में। और रहने कहाँ के वाले हैं? सीतापुर के रहने वाले। सीतापुर के ही रहने वाले। सीतापुर के बारे में ना पता नहीं क्यों बार बार कहा जाता है कि अवध क्षेत्र के कुछ पिछड़े जिलों का नाम गिना जाए तो सीतापुर का नाम आएगा। ये बात कितनी सही है, मैं ये जानना चाहता हूँ। हमारी तरफ से तो 90% सही है, बल्कि कह सकते हैं आप 100% सही है। आपके सामने पीछे जो है आँख अस्पताल, ये एशिया का नंबर 1 आई हॉस्पिटल हुआ करता था एक टाइम पे। लेकिन प्रेजेंट टाइम की स्थिति, प्रेजेंट टाइम में जो इसकी स्थितियाँ हैं वो बहुत ही दयनीय हैं। दूसरी चीज़, क्या स्थिति दयनीय है? आप जाइए, आपके चेकअप भी कभी इधर होंगे कभी उधर होंगे, कोई भी मतलब इसके अंदर कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं है। लोग इसको छोड़ करके प्राइवेट जाना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। इसी तरीके से जिला अस्पताल की अगर बात कर ली जाए, सीतापुर के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल की, वहाँ भी न कोई भी यूनिट नहीं है, न हार्ट की कोई यूनिट नहीं है। हमारे पिछले साल हमारे एक फ्रेंड थे, उनकी मदर की डेथ हो चुकी, उसी चक्कर में वहाँ पे कोई भी डॉक्टर आपको जल्दी उपलब्ध नहीं मिलेंगे। ये ऐसी स्थिति कब से बनी है? ये आज से नहीं, अब तो लोग तो बचपन से यही देखते आ रहे हैं। लगभग यही देखते हैं। हाँ, बचपन से हम देखते आ रहे हैं। अच्छा, हाँ, मतलब अभी की ऐसा नहीं है कि सरकार की बात हो, पिछली सरकार की बात हो, हम तो सारे लोग बराबर के दोषी। तो ऐसे ही देखते चले आ रहे हैं। अच्छा। और आपकी जगह शिक्षा व्यवस्था की बात, आप 2 स्कूल हैं हमारे जो, भाई साहब आप लोग बातचीत अगर करना है तो सुनिए भी थोड़ा, तभी जवाब दे पाएंगे, तभी सवाल मैं पूछ भी पाऊंगा आपसे, वरना मुझे पूरी बात समझानी पड़ेगी। जो हायर स्टडीज़ कराते हैं, जैसे कि हमारा एक RMP स्कूल है, एक HKM स्कूल है, इनमें एडमिशन के लिए बच्चों के जो इंटर क्रॉस करके जाते हैं उनके लिए बहुत ही ज़्यादा दिक्कत है, उनको एडमिशन ही नहीं मिलता है। गिने चुने 2 ही 3 स्कूल हैं, महाविद्यालय जिन्हें बोला जाता है, कॉलेजेस केवल 2-3 हैं, उनमें भी एडमिशन कराने के लिए बहुत ही दिक्कत होती है। कभी किसी के पास भागो, कभी किसी के पास भागो, कोई फैसिलिटीज़ नहीं है यहाँ पे। सीतापुर में बचता क्या है तब लोगों के लिए? स्वास्थ्य खराब, शिक्षा खराब, तो बचा क्या? सड़क बची है। सड़क भी वही अमृत योजना के अंतर्गत ऐसी उसकी दुर्दशा कर दी गई है। अमृत योजना के अंतर्गत उसकी ऐसी दुर्दशा कर दी गई है। अच्छा। जो बनी भी हुई थी उनको भी खोद के वैसे के वैसे डाल दिया गया है। अच्छा, ऐसा कब हुआ? पिछले साल की बात है। और उसके पहले सड़क चकाचक थी? सड़क चकाचक नहीं थी, लेकिन फिलहाल चलने लायक थी। अब तो फिलहाल चलने लायक भी नहीं है। अब तो मेन सड़क देख रहे हैं जो प्रेजेंट टाइम में सही हो गई, ये तो सही बन गई है, ये तो सही बन गई है। लेकिन आप गलियों में जाइए, वैसे की वैसी सड़कें पाएंगे। अच्छा, आप यहाँ पे तो स्ट्रीट लाइट देख रहे होंगे, लेकिन आप गली में चले जाइए, इधर चले जाइए, और कहीं तो छोड़ दीजिए, आप DM बंगले की तरफ भी जाएंगे ना, तब भी आपको इस तरीके की स्ट्रीट लाइटें नहीं मिलेंगी। अच्छा, तो सीतापुर वाले तब इतना बीजेपी भरोसा क्यों दिखाते हैं जब सरकार 17 के बाद कुछ किया नहीं, अगर आप कह रहे हैं तो? वो कह लीजिए कि उनके जुमले थे, उन्होंने दिखाया, बताया, लोग उनके पीछे पीछे दौड़े। सरकार तो कह रही है कि सीतापुर में काम किया। राजनाथ सिंह आ जाए थे, लोगों को बूथ अध्यक्षों की मीटिंग में आ जाए, कहने को उनको क्या दिखाया गया कि रोडें साफ कर दी गई। आपने देखा होगा, आप लखनऊ की तरफ से आए होंगे, लोग मतलब सफाई कर्मचारी जो थे वहाँ के, सब रोडें बिल्कुल क्लियर कर रहे थे।
ठीक है, सब साफ कर रहे थे, धूल मिट्टी जितनी थी कमलापुर के जो ओवरब्रिज बनने वाला है कमलापुर में, आप समझ लीजिए सीतापुर में कमलापुर के ओवरब्रिज कम से कम 10 साल से ऐसा पड़ा हुआ है, अच्छा अभी तक वो बन नहीं पाया है। अच्छा। हाँ। प्राइमरी टीचर हैं आप सरकारी विद्यालय में, कभी कभी आप लोगों की बड़ी समस्याएं सुनने को मिलती हैं, आप लोग धरना देते हैं, आप लोग ज्ञापन देते हैं, क्या है वो समस्याएं? हमारी भी समस्याएं बहुत सी हैं, जैसे म्यूचुअल ट्रांसफ़र नहीं मिल पाते हैं, पहली बात तो। म्यूचुअल ट्रांसफर जी, ये क्या है? म्यूचुअल ट्रांसफ़र एक प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया होती है। पारस्परिक स्थानांतरण। अरे अनुवाद थोड़े पूछ रहे हैं, हम पूछ रहे हैं कि मतलब क्या क्या हुआ, वो अनुवाद तो हमको भी पता है उसका। एक ऐसी ये प्रक्रिया है, जैसे मान लीजिए हमारी पोस्टिंग बहुत दूर है, हम रहने वाले सीतापुर के हैं और हमारी उठा करके महमूदाबाद ब्लॉक में या जो है और कहीं अलग रेसवा ब्लॉक में कर दी गई, तो यहाँ से जाने में 78 किलोमीटर जाने में कम से कम 2 घंटे का टाइम लगता है आने जाने के लिए, ठीक है। अगर टीचर 2 घंटे पहले घर से निकलता है तब जाके वहाँ पे पहुँच पाएगा, वो भी कोई ज़रूरी नहीं हो सही टाइम पे पहुँच जाए, भाई बाइक से ही जाएगा, तो जाहिर सी बात है कहीं बाइक पंचर हो गई, सुबह कोई दुकान तो हमारी नहीं खुली रहेगी। लेकिन सरकार क्या करे, सरकार का काम तो है भाई कि अब नियुक्तियां करनी है, आप सबको अपने सबको अपने होम टाउन में नियुक्ति चाहिए, तो कैसे चलेगा? जो वहाँ कैसे आप मान लीजिए रेवसा, मतलब ये क्राइटेरिया तो IAS PCS सेवाओं में ये लागू होता है। जैसे रेवसा ब्लॉक के जो टीचर्स हैं उनका उठा करके आपने यहाँ पिसावा ब्लॉक में फेंक रखा है, ठीक है, आप पिसावा वालों को रेवसा ब्लॉक को रेवसा ब्लॉक में कर दीजिए, तो उनको भी आसानी होगी। जो लोकल अथॉरिटीज़ हैं वो भी उनसे पूछने के लायक होंगे कि भाई साहब मास्टर साहब आपका क्यों नहीं आए थे, है ना, तो इसलिए कह रहा हूँ। अथॉरिटी की जवाबदेही बनी रहे। जी बिल्कुल। कुछ और लोग भी हैं, ये लोग बता रहे हैं साहब, आपसे बात हो सकती है सर? आप छुपे रहेंगे? अच्छा, आप बताइए। ये बता रहे हैं कि यहाँ पे काम धाम सीतापुर में हुआ नहीं और शिक्षा पे और स्वास्थ्य पे कोई बढ़त नहीं बना सकी सरकार। अभी छोटे भाई खड़े थे, कह रहे थे, मेरा नाम आकाश अग्रवाल है। आज एशिया का सबसे अच्छे अस्पताल के सामने आप खड़े हैं। ये तो वो तो वही बता रहे थे कि यहाँ पे काम धाम नहीं होता। एक बार कभी पर्चा आपने बनवाया हो OPD में तो पता चलेगा, यहाँ की सुविधाएं जो 5 साल पहले थी उससे आज 20 गुना बेहतर हो गई हैं। अच्छा। यहाँ एक समय में गद्दियों का राज हुआ करता था, साइकिल स्टैंड से लेकर सभी चीज़ों पर उनका कब्जा होता था, ज़मीनों पे कब्जा रहता था। गद्दी गद्दी कौम के कुछ लोग हैं। गद्दी कौम क्या? हाँ, एक जाति विशेष है गद्दी, गुंडे बदमाश समझ रहते पाए हैं। हम, कुछ गद्दी। एक गुंडे टाइप के लोग यहाँ पर ऐसा हैं। अगर लोकल भाषा है तो बताइए ना, हमको नहीं पता। गद्दी लोग जो हैं वो मुस्लिम समुदाय के होते हैं, वो जाति विशेष नहीं, वो मुस्लिम समुदाय के लोग होते हैं। समुदाय विशेष के लोग हैं। समुदाय विशेष के हैं। अच्छा। उनका ऐसा यहाँ पर गुंडा तत्व रखता था कि यहाँ पर कोई आने से भी डरता था। आप देखिए सिक्योरिटी गार्ड भी यहाँ पर अभी मौजूद है, लाइटिंग भी आप देख लीजिए, आप लाइटिंग भी देख लीजिए। और यहाँ जो अंदर इलाज करा रहा हो उससे पूछिए कैसी सुविधा है, भोजन, उत्तम क्वालिटी की जांचें और इलाज। नहीं तो ये क्या भाजपा सरकार ने किया है? आप बताइए तो, ये भाजपा सरकार ने किया है क्या? मैंने नहीं कहा भाजपा सरकार ने कहा, भैया कह रहे थे, भैया ने सरकार तरफ से ऐसा करिए कह रहे आप। थे कि यहाँ सुविधाएं नहीं है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने भाजपा का नाम लिया? नहीं। मैंने लिया, मैंने लिया, मैंने लिया, आपने क्या मैंने लिया? नहीं। मैं पूछ रहा हूँ बाबूजी, भाजपा का नाम आप ले रहे हो, भगवान करे लेते रहिए, मगर मैंने भाजपा का अभी तक नाम नहीं लिया। मैंने आपने भाजपा का नाम लिया, इसका मतलब है भाजपा कहीं ना कहीं, अरे आपका कहीं ना कहीं भाजपा है। सुनिए 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 सुनिए, अच्छा सुनिए 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 सुनिए, अरे भाई साहब, अरे भाई साहब सयूस वाले भाई साहब, तापमान बढ़ाने का समय मिलेगा थोड़ा सा, बहुत जल्दी ग्राफ ऊपर चले जाएगा ना तो मेरी बैटरी खत्म हो जाएगी। मैंने भाजपा की बात ही कहा की, मैं तो अस्पताल की स्थिति की बात कर रहा हूँ। और ये भाजपा सरकारी भी नहीं है। आकाश जी, हाँ, ये ट्रस्ट चलाती है। हाँ, ट्रस्ट चलाती है। कथित गद्दी कौम आपने इस्तेमाल किया, इसको ये कब से चला आ रहा है? बरसों से, 20 साल से यहाँ कब्जा था, साइकिल स्टैंड से कल्याण सिंह लेकर की सरकार के समय उसके बाद, कल्याण सिंह की सरकार में नहीं था। हाँ, कल्याण सिंह की सरकार के बाद राजनाथ सिंह भी आए ना, राजनाथ सिंह भी आए यहाँ पे। अब आप ऐसी बात कर रहे हैं कि गद्दियों को राज चल रहा था, भाई साहब गद्दी कौम का राज तो सरकार का रहता है। अब कह रहे गद्दियों को राज चलता था, ये कौन सी बात कर रहे हैं ना, ये कौन सी बात कर रहे हैं? राज था कि नहीं था? अब तो खत्म हो गया, यहाँ पर अब राज खत्म, अब तो सिर्फ योगी राज है, अब तो सिर्फ योगी राज है। ये समझ में नहीं आ रहा है कि इधर लोग बता रहे हैं कि मुस्लिम समुदाय के लोग मिलकर यहाँ पर क्या रैकेट चला रहे थे, कोई आप कह रहे हैं जैसा? नहीं चला रहा था। ये जो आई हॉस्पिटल एशिया का जो है, एशिया का नंबर 1 हॉस्पिटल था, जिसको बर्बाद करने में इन्हीं कौम का हाथ था, ठीक है, और जिन्नावादी लोगों का हाथ था इस पे।
अच्छा, ये है मामला। ये देखिए टेकने गए थे वो जिन्ना नहीं थे, लाल कृष्ण आडवाणी जी जिन्ना के मजार पे मत्था टेकने गए थे, वो ये लोग भूल गए। आज ये कह रहे हैं जिन्नावादी, और जब लाल कृष्ण आडवाणी जिन्ना की मजार पर मत्था टेकने गए थे वो भूल गए। अटल बिहारी वाजपेयी गए थे तो भूल गए। नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ के परवेज मुशर्रफ को, कौन है वो, परवेज मुशर्रफ को बुला के ओथ में बुलाया था, वो भूल गए। नरेंद्र मोदी जी माता जी को, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जो थे उनको बिना बुलाए पाकिस्तान के अंदर जाते हैं। आप लोग ना बहुत जल्दी बात को नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान तक लेके चले जाते हैं। ये भी लेकर चले गए, आप वही लेकर चले गए। अरे सुन लीजिए, मुद्दा ये है कि लाल कृष्ण आडवाणी ने क्या किया और जिन्ना ने क्या किया, और मतलब किसी ने भी क्या किया, यशवंत सिंह ने भी क्या किया, उससे मेरा मतलब वास्ता अभी नहीं है। मेरा वास्ता ये है कि यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री ने जिन्ना का नाम लिया और हाल फिलहाल लिया, ठीक है, और बात हो रही है अभी सीतापुर पे। कांग्रेस ने भी, और ये भाई साहब बता दिया, हमारे बड़े भाई हैं। हैं? कांग्रेस ने भी बताया ना, सिद्धू ने बताया, इमरान खान हमारे बड़े भाई हैं, तो उन्होंने स्टेटमेंट दिया टीवी पे। स्टेटमेंट दे दिया? बिल्कुल दिया। अच्छा, ठीक है। तो मतलब क्या मैं जानना चाहता, देखिए लोकल इश्यूज मैं मुझे इतना बताइए सीतापुर से क्या होता है? सीतापुर लोकल इश्यूज की अगर बात करें तो यहाँ पर सबसे बड़ा एक मुद्दा है बेरोजगारी का। ठीक है, यहाँ पर आप देखे होंगे कि तमाम ऐसे आईटी सेक्टर के लोग हैं जो घरों में बैठे हैं। दूसरी बात, यहाँ पर एक कृषि विश्वविद्यालय नहीं है, महाविद्यालय नहीं है। ठीक है, यहाँ पर तमाम ऐसी फैक्ट्रियाँ हैं जो बंद पड़ी हैं। तो बेसिकली सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पर बेरोजगारी का है। सड़कें गड्ढा मुक्त की जो बात कर रही थी योगी सरकार, आज आप यहाँ के पुलिस लाइन से आप नेपालापुर चौराहे तक जाते हैं, तमाम ऐसे गड्ढे सरकार को मुंह चढ़ाती हैं। जो यहाँ के लोकल इश्यूज हैं वो ये हैं। गड्ढे तो लोग बता रहे हैं कि केवल कई सारी जगहों में बनी है, शहरों गलियों में अंदर नहीं बता। यहाँ पर आज खड़े हैं, मैं यहीं की बात करता हूँ। एक तो 24 घंटे बिजली का काम सड़क की बात, सड़क अभी तक सबसे अच्छी। देखिए, आपको कहाँ गड्ढे दिखे बताइए आप, आपको कहीं गड्ढे दिखे? मैं बताता हूँ। एक सेकंड, आपको भाई साहब, आपको कहीं गड्ढे नजर आए? कि कभी भी एक मक्खी का स्वभाव होता है, वो जख्म पे बैठेगी, पूरे शरीर पे नहीं बैठेगी। अगर कहीं बारिश की वजह से कभी कोई गड्ढा हो जाता है, इनको वो दिखेगा, यहाँ जाइए आप, आंख अस्पताल से वहाँ तक जाइए, वहाँ से उठाइए, वहाँ बहुगुणा चौराहे तक जाइए, बहुगुणा चौराहे से बस अड्डे तक जाइए, बस अड्डे से फिर लालबाग आ जाइए, एक गड्ढा दिखाइए हमको, एक गड्ढा। हम तो पुलिस लाइन से नेपालापुर जाएंगे। तुम्हारा दोस्त फर्जी में वीडियो में आ जाएगा। सीतापुर से आ जाएंगे, हम क्यों जाएंगे लालबाग चौराहा? हम तो जाएंगे कोर्ट चौराहे से करबला चौराहे तक। हम तो जाएंगे पुलिस लाइन से जाएंगे नेपालापुर चौराहे तक। हम जाएंगे सेक्रेटरीट वाली रोड पर। हम क्यों जाएंगे जहाँ पर रोड पे? ऐसी बात कहते हैं। सबसे बड़ी बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है सबसे झूठी सरकार है, सबसे झूठे लोग। ये सब मत बताइए हमको, सुनिए हमको सब बताइए। देश के अंदर योगी सरकार ने सिर्फ एक काम किया है, उद्घाटन। कोई भी काम नहीं किया है आज तक। उत्तर प्रदेश के अंदर सीतापुर को स्मार्ट सिटी का काम करने का काम हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया था। 400 करोड़ रुपए का बजट दिया था सीतापुर के अंदर। सारी सड़कें या सुनिए भाई आकाश जी सुनिए, आकाश जी सुनिए, आप नगर अध्यक्ष है ना, आप भाजपा के नगर अध्यक्ष है ना, सुनिए आपको इतना करोड़, अरे भाई साहब आप भी सुनिए, थोड़ा सा मेरी बात सुन लीजिए। इतना अभद्र नहीं हो जाना चाहिए कि हम दूसरे को अपनी बात कंप्लीट ना करने दें, ना आपको ना किसी को भी यहाँ पे, ठीक है? बात कर रहा था तो उसमें भाजपा का मैंने शब्द भी नहीं कहा। भाई भाजपा गा रहे हो, इसका मतलब राम रटोगे, बन जाओगे। अच्छी बात है, भाजपा कहिए। हम भाजपा के मित्र से ये पूछना चाहते हैं, स्वास्थ्य सेवा की बात की इन्होंने, स्वास्थ्य सेवाओं की बात की। अस्पताल तो ट्रस्ट चलाता है सर, इसका श्रेय कोई भी सरकार क्यों ले रही है? अभी कोविड के दौरान सारे ये जो गड्ढा मुक्त बता रहे हैं आप, यहाँ से बस अड्डे जाइए, वहाँ जाइए, ये भी सपा सरकार में हुआ था काम। ये भी माननीय अखिलेश जी की देन है, जो पूरा चौड़ीकरण हुआ था। हम इतना अखिलेश जी ने काम किया था, इसीलिए 45-46 विधायक आए। अगर काम कम करते तो हमें लगता है क्या होता। सैफाई के नाच देखिए, वो बग्गी कहाँ गई जो इंग्लैंड से आती थी, किसके पैसे से आती थी? वो विकास दिख रहा है। आप ना आकाश जी आपकी बात सुनेंगे। अरे
अगर अगर हीरो हीरोइनों का नाच देखिए, जहाँ पर मुजफ्फरनगर में दंगा हो रहा हो और नेताजी धोती उठाए काम किया है। अरे ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं। अगर भाई आप थोड़ा सा संयम बरतिए ना। ऐसा सुनिए, ऐसा में है विपक्ष की बात दया दुष्ट पर नहीं, कोई संयम नहीं। आकाश जी पता है गुंडों को जेल में जाना पड़ेगा। अगर कोई चिल्ला रहा है, आप भी जाओगे। आप दोनों लोगों से, आजम कहाँ बंद रहेंगे। आप दोनों लोग से आप दोनों लोग व्यक्ति को भेजने का काम किया है। ये भारतीय जनता पार्टी रोज नंबर मार पानी का हम अच्छा पिला। नहीं सुनिए मेरी बात सुनिए। नहीं मेरी बात सुनिए। ऐसा है ना, आप लोग नहीं चुप रहिए, एक मिनट चुप रहिए। मैं ये बता रहा हूँ ना, अगर आप लोग चिल्ला रहे हैं ना, इसका मतलब आपके पास बोलने के लिए बात नहीं है। आप भी सुनिए। अगर आप लोग चिल्ला रहे हैं ना, आप भी चिल्ला रहे हैं, कोई भी चिल्ला रहा है, तो उसके पास बोलने के लिए कोई बात नहीं है। अब मेरे पास सुनने का धैर्य नहीं है, ठीक है। मैं किसी की चिल्लाहट सुनने का धैर्य नहीं है, और इसका मतलब आप चिल्ला रहे हो, आपके पास बोलने के लिए बात नहीं है। आप किसी भी पार्टी से हो, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अगर आप चिल्ला रहे हैं, बात करना है तो मैं बात कर लूंगा। सत्ताधारी नहीं, आप नहीं, ये सत्ता नहीं, ये सब नहीं। मेरी बात सुनिए। सत्ता वत्ता की बात करें ना, सत्ता की बात, सत्ता वत्ता की बात छोड़िए। कोई भी अगर चिल्ला रहा है, उसके पास अगर बात नहीं है, मेरे लिए उसका मतलब बात नहीं है। आप आराम से बात करके आएंगे, हम 4 घंटे बात सुनेंगे। फिर इस चीज का निर्णय आप ही कर दीजिएगा, कौन चिल्लाता कौन है। हमारे आप दोनों ही लोग चिल्ला रहे हैं, आप दोनों ही लोग चिल्ला रहे थे। जी हाँ, मैं कह रहा हूँ एक एक करके धीरे धीरे आवाज दबा देंगे। नहीं कोई एक आराम से बात करिए। आप तीसरे से भी तो पूछिए क्या रीजन। आप 2 ही लोगों से देखिए, ट्रॉमा सेंटर है यहाँ पे ट्रॉमा सेंटर पिछले कई दिनों से बंद पड़ा है। हम लोगों ने भी पिछले दिनों में आवाज उठाई। आज तक कोविड काल की आप बात कर लीजिए, कोविड काल में तमाम ऐसे लोग थे यहाँ पे, हॉस्पिटल्स की व्यवस्था सुचारू रूप से नहीं चल पाई, और वो ट्रॉमा सेंटर सरकार को मुंह चिढ़ा रहा है और पूरी तरह से बंद है पिछले कई दिनों से। कब खुला है ट्रॉमा सेंटर? लगभग 4 वर्ष पहले खुला था, और आज भी उस पर कोई भी एक्शन, और तमाम मशीन। साल खुला था, साल बताइए। 2017 में, 17-18 में मतलब निर्माण हुआ था उसका, बिल्डिंग खड़ी है। रहा था ये कांग्रेसी और सपाई, ये नंबर 1 के झूठे और मक्कार। हमको ये बताइए, निर्माण कब शुरू हुआ भाई? झूठ बोलेंगे ये अरे आप मुझे फैक्ट बताइए। आप सुनेंगे नहीं। आपने फैक्ट बता तो रहा हूँ, 2017 में खुला नहीं, उसका निर्माण हो रहा था। जो देश बेच रहे हैं, मैं देश देख लीजिए। ओफो, 70 साल तक देश बेचते रहे। अटल बिहारी 70 साल तक देश बेचते रहे। ट्रॉमा सेंटर कब बना? आपको हमारे मित्र को ये नहीं मालूम है कब बना था। जब सरकार जा रही थी अखिलेश बाबू की 2016 के अंत में, उन्होंने उसका श्री गणेश किया। ना डॉक्टरों की व्यवस्था, वो ट्रॉमा सेंटर बनाया। उसका शिलान्यास हुआ ना? बता रहा हूँ पूरी बात सुनिए। हाँ, अपने ठेकेदारों को आराम देने के लिए, पैसा कमाने के लिए, और एक सूची में नाम बढ़ाने के लिए। उसमें ना मर्चरी की व्यवस्था, न डॉक्टरों के आवास की व्यवस्था, ना वो ऐसी सड़क पर है जिससे 2 वाहन एक साथ निकल जाएं। मुझे शिलान्यास किया गया कि बना दिया गया? शिलान्यास करके बना दिया गया, एकदम आनंद फानंद में। मगर ना डॉक्टर की व्यवस्था, ना मर्चरी की व्यवस्था। उसमें मर्चरी की व्यवस्था नहीं है, डॉक्टरों की व्यवस्था, आवास की व्यवस्था नहीं है। अगर ट्रॉमा सेंटर होगा और डॉक्टर यहाँ रह रहा होगा, वो आदमी मर जाएगा जब तक आधा घंटे में डॉक्टर पहुँचेगा। 1 मिनट। हाँ, हमारी सरकार ने दूसरी जगह निश्चित कर ली है, किंतु एक प्रशिक्षित डॉक्टरों की हमारे देश में कमी है। बीच में कोरोना काल भी आ गया, 2-3 साल MBBS कराने में भी कठिनाई हुई है। यहाँ पर ट्रॉमा सेंटर नया बनेगा, जिसमें मर्चरी की व्यवस्था भी होगी, रोड पर भी होगा, और डॉक्टरों का आवास भी होगा। वो ट्रॉमा सेंटर पास हो गया है जो आप बता रहे हैं, जो नया बनेगा? वो जगह चिन्हित कर ली गई है। जगह चिन्हित करी, कहाँ है वो जगह? जगह चिन्हित खैराबाद के ही रोड पर कर ली गई है। खैराबाद के रोड पर ही कर लीजिए, ऑन दी रोड कर ली गई। ऑन दी रोड की गई, कहाँ पे लोकेशन में जाना चाहिए? खैराबाद BCM हॉस्पिटल से पहले कहीं कर ली गई है। मेरे को जानकारी नहीं है। एक बार मेरी CMO से बात हो रही थी, तो उन्होंने, हाँ, CMO से बात हुई थी। हाँ, CMO ने कहा कि नंबर है क्या किसी के पास यहाँ पे? मैं CMO से कंफर्म करना चाहूँगा। आप कंफर्म कर दीजिए। दूसरी चीज़ इसमें, सपा ने बनवाया, बसपा ने बनवाया, कांग्रेस ने बनवाया, भाजपा ने बनाया, मुझे कोई मतलब नहीं है। बना सरकार के कार्यकाल में, बना जनता के टैक्स के पैसे से। वो मेरा और आपका टैक्स का पैसा है, वो जनता के पैसे से बना। क्या वो ट्रॉमा सेंटर जो बना था, क्या वहाँ पे
मवेशी चरेंगे कि दूसरा ट्रॉमा सेंटर बनाने की बात है कि सरकार भाजपा की सरकार आई, भाजपा की सरकार चाहे जो आई उसको क्या चलायमान नहीं बना सकती थी? उसका उपयोग कोविड काल में L2 में किया गया था, जगह स्थान का, हाँ उस स्थान का L2 में किया गया था। ताली बजाने के बहुत मौके मिलेंगे और अभी 20 साल तालियां और बजानी है। आप अभी तालियां भी बोल रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं सर, अभी 20 साल तक तालियां और बजानी है। हाँ बताइए। तो ट्रॉमा सेंटर आप कह रहे हैं एक बना हुआ था, उसका कोविड के समय L2 की तरह इस्तेमाल किया हुआ, मतलब ना शिलान्यास हुआ था, केवल निर्माण हुआ था, कुछ नहीं हुआ था उसका। आप ये कह रहे हो यहाँ तो कोरम है सर, कोई भी कोरम है, एक केवल बनाकर कोई जाकर एक आदमी किसी पेशेंट का इलाज कर दे किसी अस्पताल का शिलान्यास, उससे अच्छा क्या होगा? जाके किसी की जान बचा ली, उससे किसी अस्पताल का शिलान्यास क्या होगा? उसमें वो कोविड का 2017 में बना तो 18, 19, 20 3 साल वो ऐसे ही डिलैपिडेट पड़ा रहा। 20 में इस्तेमाल हुआ L2 के तौर पे, 21 में थोड़ा इस्तेमाल हुआ होगा सेकंड वेव के तौर पे, अब वो फिर से ऐसे ही पड़ा होगा, वैसे ही पड़ा हुआ है। अब सरकार में कोई जिम्मेदारी नहीं लेगी, सरकार अब जिम्मेदारी उसकी लेगी कि किसी नया और बना देगी। नया ट्रामा सेंटर के लिए अधिक स्थान चाहिए। हमने नहीं पूछा कि भाई पुराने वाले क्या करेंगे, आपको नहीं लगा? उनको कोई ना कोई उसमें, आपके शहर की इतनी बड़ी प्रॉपर्टी है, आपके शहर में किसी एक्सीडेंट होगा, ट्रॉमा सेंटर ले जाया जाएगा, जो बना हुआ है वहां ले जाएगा कि नया बना के वहां पे इलाज किया जाएगा? आपको क्या लगता है बताइए? वहाँ पर जब आवासी नहीं है, वहाँ पर जगह नहीं है, बहुत छोटा बनाए डिस्पेंसरी के बराबर जगह है, उसमें ट्रामा सेंटर कैसे कर दें? ऑटो रिक्शा जाने की जगह नहीं, वहाँ से एम्बुलेंस से कैसे पहुँचेंगी? केवल अपने ठेकेदारों को, अपने लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए एकदम निर्माण करा देना, ये सपा करती है, भारतीय जनता पार्टी। ठीक है, अब ये आरोप है कि भाई ये सब काम सपा उपा करती है। मेरा और मेरे माइक का बैंडविड्थ बहुत कम है, तो हम चाहेंगे आप सब लोग संयम से, जैसे इन्होंने बात रखी एकदम उसी तरह जवाब दिया जाए। ठेकेदारों को फ़ायदा पहुँचाने के लिए किया गया, इस तरह की बात हो रही है यहाँ पे। कौन जवाब? भैया सबसे बड़ी बात मैं बता रहा हूँ भैया, बारी भाजपा सरकार सिर्फ झूठ बोलती है। ये सब बात हम बता रहे हैं, टेट बता रहे हैं। आज बिल्डिंग तैयार है, एक बात बताइए, जैन साहब जी के जो ट्रक हैं जा रहे हैं, ये जैसा बताया हमारे मित्र ने कि 2 गाड़ियां नहीं जा सकती, 10 टायरा पहुंच रहा है वहां तक की। ठीक है, हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं, 5 साल जनता ने इनको चुना, क्या इनकी जिम्मेदारी नहीं थी उस ट्रामा सेंटर को संचालित कर पाते? वो तो मैंने पूछ लिया, मैं आपकी जिम्मेदारी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, आपकी सरकार की जिम्मेदारी जब थी तब की बात कर रहा हूँ। हमारी सरकार ने तैयार किया, ठीक है, बन के तैयार हो चुका था 2016 में। जनता दोबारा मौका देती, वो ट्रामा सेंटर 2017 में ही चालू हो जाता। जिस प्रकार हमारी मेट्रो चली थी, जिस प्रकार हमारा एक्सप्रेसवे बना था, इन्होंने उद्घाटन किया मेट्रो का भी, आप भी जानते हैं। क्या 5 सालों में वो एक कदम भी आगे बढ़ी? दूसरा, ये यहाँ की बात जैसे कर रहे हैं, हम एक रोजगार की बात करना चाहते हैं इनसे, भाजपा के लोगों से रोजगार की बात करना चाहते हैं। इन्होंने कहा था हाँ हम आएंगे, रोजगार देंगे, ऐसा इन्होंने कहा था। कंपनियां तो बेचे जा रहे हैं, प्राइवेट सेक्टर खत्म। गवर्नमेंट की ये नियुक्तियां बता दें हमने कितनी की, एक नियुक्तियां की अध्यापक की 69,000, उसमें भी घोटाला है। ओबीसी के आरक्षण का कोर्ट के बावजूद मना करने पे इन्होंने भर्तियाँ की। ठीक है, हो सकता कोर्ट इनके ऊपर हो या ये कोर्ट के ऊपर हो, ये खुद ही जान सकते हैं। तीसरी इन्होंने बात की कि जो यहाँ पे गुंडा राज है चल रहा है, ठीक है, आप गुंडों को डालिए, एक्ट करिए, जो भी अपराध करेगा वो सज़ा के पात्र हैं। हम सिर्फ ये पूछना चाहते हैं कि अब तो SIT कमेटी ने भी बता दिया है कि दोस्त क्या हुआ था, लखीमपुर में कांड क्या हुआ था। इनके गृह राज्य मंत्री जी कब इस्तीफा देंगे? क्या गृह राज्य मंत्री बनते हुए सही जांच, बगल में ही है यहाँ से, गृह राज्य मंत्री कोई हो, क्या सही जांच हो सकती है? वो इस्तीफा दें, जांच कराइए। योगी जी को बहुत शौक है ना गाड़ी पलटाने का, कब बुलडोजर चलेगा वहाँ पे, कब गाड़ियाँ पलटेंगी? सबसे ज्यादा सफाइयों को यही दुख है और कुछ नहीं है, गाड़ी पलट। उनका सवाल तो और एक चीज बता दें, उनका सवाल तो इसका सबसे बड़ा माफिया, इनसे पूछ लीजिए, ये इसका क्या बोलते हैं, आजम खां, जो सीतापुर की शोभा बढ़ा रहे हैं, जो जेल में बंद हैं। हाँ, लाइट पानी बिजली उनको भी योगी सरकार बराबर दे रही है जैसे आम जनता को दे रही है। सबसे ज्यादा दुख सफाइयों को यही है। आजम खां, बस ये है। जब केवल रामपुर में लाइट आती थी और यहाँ पर हम लोग ट्रांसफार्मर बनवाते थे। सफाई को छोड़ के पूरे उत्तर प्रदेश में झक्कास लाइट आ रही है, सड़कों की व्यवस्था दुरुस्त है। सफाई का क्यों काट दिए योगी जी? कहाँ? वहाँ भी दे रहे हैं, वहाँ भी दे रहे हैं, को छोड़कर वहाँ भी दे रहे हैं। पहले असल में था, पहले जब सपा की गवर्नमेंट थी तो इटावा, सफाई, मैनपुरी में लाइट आती थी और पूरा उत्तर प्रदेश अंधेरे में रहता था। जब से योगी जी की गवर्नमेंट आई है तब से वहाँ ये चलिए, ये आपकी सरकार की बड़ाई हो गई, लेकिन एक सवाल इन्होंने भी उठाया कि
रोजगार नहीं है यार। कहाँ रोजगार नहीं है? ये बता रहे हैं कि रोजगार का रोजगार से पहले ये कलेक्टर की नौकरी करते हाँ, थे, ये डीएम साहब थे, ये कचहरी डीएम में डीएम थे, हाँ। ये सिटी मजिस्ट्रेट थे, हाँ, और अब अभी इनकी ये नौकरी बेरोजगार छूट गई है हुए। ना। हाँ, मैं कह रहा ये हूँ चीज है। पक्का बेरोजगार ये है चीज भैया। है। पिंकी दीदी बेरोजगार हो गई, राहुल भैया बेरोजगार हो गए, मुलायम सिंह जी बेरोजगार हो गए, शिवपाल सिंह बेरोजगार हो गए, इनका सब ये लोग बेरोजगार हो गए। सुनिए भाई भाई हत्यारा कहने वालों पे भाषा की बात करिए, भाई हत्यारा कहने वालों की भाषा देखिए, सुनिए गोदी सुनिए मीडिया कहने की भाषा देखिए, गोदी मीडिया कहने की भाषा सुनिए, देखिए, सुनिए, सुनिए। जन्मदिन दिवस मनाने वालों की भाषा देखिए, भाषा को ना समझाएं। ऐसा है कि आप लोग ना आप ऐसा है आप लोग ऐसा है आप लोग ना सुनिए भाई सुनिए आप लोग थोड़ा सा ना ऐसी बात कर रहे हैं भाई साहब। अरे भाई साहब सुनिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए। अरे मेरी हम भी अगर पन्ने खोलने लगेंगे तो बहुत मुश्किल अच्छा सुनिए पन्ने तो खोलिए। अरे आपकी सरकार में आपकी सरकार में हर चीज में घोटाला, ये तो तुम्हारे देश का प्रधानमंत्री हमको नहीं सुनना। अरे सर अमोजी अरे अमोजी आकाश जी और आप लोग पहले आपस में सुना के थोड़ा सा बैटरी डाउन कर लीजिए पहले अपना, फिर हम सुनेंगे। अरे नहीं आप लोग पहले हल्ला कर लीजिए फिर हम सुन लेंगे। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम क्या? आप सुनिए, ऐसा है कि भाई सुनिए, नहीं आप सुन लीजिए। अरे मेरी बात सुन लीजिए, मैं भी कई जिलों से होकर आ रहा हूं, मेरी बात सुन लीजिए। अब आप नेम कॉलिंग कर लीजिए किसी के नाम पर, आप किसी को कुछ भी भैया दीदी कुछ भी बना लीजिए, फिर आपस में हम यहाँ से चले जाएंगे, आप लोग आपस में सरफटौल कर लेंगे। हमको क्या पता। मुद्दा ये है ना कि हम कई जिलों से होकर आ रहे हैं और 2017 में ये कलेक्टर थे, वो कलेक्टर थे, दुनिया भर का क्या था हमको नहीं पता। लोग लखनऊ में लाठी खा रहे हैं, हरदोई में बच्चे मुझसे ऑन कैमरा बोल रहे हैं कि सर हम जाते हैं अपनी भर्ती के लिए प्रोटेस्ट करते हैं, पुलिस की लाठी खाते हैं, लखनऊ तक जाकर वापस चले जाते हैं, हमारी भर्ती नहीं पूरी हुई है। 24 साल में एग्ज़ाम देते हैं, 27 साल में रिजल्ट आता है, हमारा ज्वाइनिंग होते होते 30-32 साल आ जाता है कि हम 30-32 साल हो जाएगा, क्योंकि हमको भर्ती हर भर्ती कोर्ट में चैलेंज हो जा रही है, क्योंकि ये लोग ऐड निकाल रहे हैं, ऐड निकालते समय ध्यान नहीं रखते हैं। बात ये हो रही है कि साहब हमको हम 1200 रुपये, 1000 रुपये, 800 रुपये, 900 रुपये लगा फॉर्म भरते हैं, तो एग्ज़ाम निरस्त हो जाता है, हमारा पैसा फंस जाता है। वो सब ये बच्चे पूरे प्रदेश के हम लोगों से कह रहे हैं। ये इन लोगों की बात नहीं है, प्रदेश के लोगों की बात है, प्रदेश के लोगों की नौकरियों की बात है। क्या वो जाकर बाहर जाकर नौकरी करें तो यूपी की इकॉनमी सुधरेगी उससे? आपको लगता है? सही से बताइए। देखिए, आज़ादी के बाद से आज तक 3 मुद्दे रहे हैं: महंगाई, बेरोजगारी और गरीबी। कांग्रेस आज गरीबी हटाने की बात करती है। 70 साल में, 60 साल में राज किया, गरीबी का क्यों नहीं हटी? इस पे जॉब पे आइए, जॉब इसी की बात कर रहा हूँ। तो रहे उसी पे। बेरोजगारी, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा ना कि कांग्रेस के राज में और उनके राज में बिल्कुल बेरोजगारी थी ही नहीं। मैं खुद कलेक्टर था भैया, मेरे अभी छूटी है योगी राज में। मैं बता तो रहा हूँ, जितनी सपा के साल में भर्तियाँ होती थी, सबसे पहले सैफई के लोग भरे जाते थे, फिर 24 कैरेट का यादव वहाँ पर पीएसी में, 24 कैरेट का यादव सैफई का, इटावा का, फिर आएगा सीतापुर का 12 कैरेट का, या वहाँ का पक्का 24 कैरेट का 100% यादव सैफई इटावा का, उसके बाद मैन कानपुर का, उसके बाद सीतापुर का, उसके बाद कहीं जाके आजमगढ़ का। ये तरीका था। हर और अभी सबको बढ़िया कचाकच नौकरी मिल रही है। यहाँ किसी को भी किसी पक्षपात, किसी जाति विशेष से नहीं किया जाता। सबको नौकरी मिल रही है यूपी में। आएगा नौकरी मिलेगी। स्वरोजगार पे मोदी जी ने इतना काम किया है, स्वरोजगार पर। अच्छा, नौकरियां भर्ती नहीं होंगी, स्वरोजगार की बात होगी। स्वरोजगार भी होगा, लोग स्वरोजगार भी करेंगे। नौकरियों की बात, देखिए, अगर नौकरियों की बात की जाए, पिछले दिनों में तमाम ऐसी फॉर्म्स निकले, चाहे वो टीजीटी की बात कर लीजिए, चाहे वो आप यूपीपीएससी की बात कर लीजिए,
लीजिए, चाहे यूपी SSC की बात कर लीजिए, उसका उसमें 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 एक सुन लीजिए, एक आपके पते की बात होता है। देखिए भाई साहब, तमाम ऐसी जॉब निकली, लेकिन उसकी आज तक क्या परीक्षाएं हो पाई? जवाबदेही कौन देगा? जवाबदेही तो हम सरकार से करेंगे। और कहेगी कि 70 साल में क्या किया, ठीक है ना, तो जवाबदेही सरकार की होगी। और सबसे बड़ी बात है बेरोजगारी की। निश्चित तौर पर आज आप देखिए 800 हजार रुपए प्रोफेशनल टैक्स के नाम पर बेंगलोर और तमाम ऐसे प्रदेशों में लोग दे रहे हैं। सीतापुर के बीटेक करके डिग्रियां घरों में लेके आज वर्क फ्रॉम होम की बात कर रहे हैं। और तमाम अब जब देखिए, जवाबदेही सरकार को करनी होगी। जो सरकार में होगा जवाबदेही तो उसी की होगी। लेकिन जब इनसे बात हम करेंगे रोजगार की, तब ये बात करेंगे पकौड़ों की। जब इनसे बात करेंगे हम यहाँ के जो महंगाई है, तब ये बात करेंगे जातिवाद की। देखिए, जो बेसिक चीज़ है वो बेसिक चीज़ यहाँ के मुद्दों की है। यहाँ पर स्वास्थ्य सेवाएं, आज की हार्ट यूनिट यहाँ पर बंद पड़ी है। स्वास्थ्य सेवाओं का बहुत बड़ा इशू है और सबसे बड़ा इशू बेरोजगारी का है सीतापुर में। कहाँ जाते हैं आप लोग इलाज कराना? कहाँ जाते हैं? इलाज कराने के लिए लखनऊ जाते हैं, रास्ते में दम टूट जाता है। जो लोग 2 घंटे लगते हैं, 3 घंटे, आप है ना, 2 घंटे 3 घंटे लगते हैं, 2 घंटे लगते हैं वैसा पहुंचने में, और वहां तक रास्ते में लोगों की मौत हो जाती है। मैंने इस मुद्दे को उठाया, लेकिन आज तक सरकार अपने कान में तेल डालकर बैठी हुई है। सीतापुर से लोग लखनऊ क्यों इलाज कराने जा रहे हैं सर? कहाँ जा रहे हैं? आई नहीं यहाँ कुछ, कहाँ जा रहे हैं? इमरजेंसी में जाए, कहाँ जा रहे हैं? रिफर कर दिया जाता है। आप किसी से भी पूछ लीजिए, ये लोकल इशू है, तुरंत रिफर किया जाता है। यहाँ से तुरंत रिफर किया जाता है। वेंटिलेटर की सुविधा नहीं है। कोरोना के टाइम, एक मिनट साहब रुक जाइए, एक मिनट। कोरोना के टाइम आपने देखा होगा कि स्वास्थ्य की क्या हालत रही। आप खुद ही गए हैं, आपने कैंपेन किया, आपने खुद देखा। बेरोजगारी चरम पे है और साहब केवल आके रुक जाते हैं कहाँ पे? जात पे, धर्म पे। गद्दी का नाम, अगर सबसे पहले आपने प्रश्न किया, इन्होंने क्या कहा? गद्दी। अरे गद्दी क्या इंसान नहीं है क्या? वो इस देश के वासी नहीं है क्या? मुसलमान इस देश का वासी नहीं है क्या? कहना था कि वो मतलब ये मतलब उनका कहना था कि यहाँ की गुंडाई हो रही है। एक जात वर्ग विशेष पे आके रुक जाती है। हम लोग क्यों? गुंडाई कौन नहीं करता? देखिए, जिला अस्पताल में आप जाइए, मरीज को अगर जैसे देखते हैं कि गंभीर है, कोई इलाज नहीं करते। टोटल जाइए लखनऊ में इलाज कराइए जाके, तो यहाँ पे फैसिलिटीज आप ऐसे पता लगा सकते हैं कि जैसे ही मरीज जाता है उसको आप भेज देते हैं। बुनकरों की समस्या है, और बुनकरों की यहाँ पे सबसे बड़ी समस्या है। महंगाई कितनी चरम पे है, ये मुद्दा है। लेकिन जब भी आप इनसे सवाल करेंगे तो ये धर्म पे आ जाएंगे, ये आ जाएंगे हिंदू मुस्लिम पे आ जाएंगे। इनको सबसे पहली बात है, 5 राज्यों में अरे शांत रहे, अरे भाई साहब ओके हो गया। लड़ने वाला नहीं हो रहा है। अरे लड़ने वाला, चिल्लाने वाला नहीं हो रहा है। अरे लड़ने वाला नहीं हो रहा है। मैं संतोष प्रजापति, प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश। सबसे पहले बात ये कह रहा हूँ, आज 5 राज्यों में चुनाव है। उत्तर भारत की सरकार ने आज तक कोई भी कानून, जो भी बिल लेके आए, वो बैकफुट पर नहीं हुए। जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते थे किसानों को खालिस्तानी कहकर उन्होंने पुकारा, आतंकवादी कहकर पुकारा, आज उन तीनों कानूनों को, काले कानूनों को वापस लेने का काम मोदी सरकार ने किया है। वो डर रहे हैं क्योंकि उत्तर प्रदेश से जो सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जा रही है और हमारी समाजवादी पार्टी की सरकार प्रचंड बहुमत में लोगों का अपार प्रेम मिल रहा है। अच्छा ठीक है, लेकिन ये बात सही है, लेकिन ये बोलता आ रहे हैं कि भाई अखिलेश यादव के राज में सफाई से 24 कैरेट के यादवों की भर्ती होती थी, इस तरह के आरोप लगा रहे हैं अखिलेश यादव पे। ये देखिए, ऐसा है ना, समस्या ये है ना कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है। अरे भाई, कितने यादव हैं, कितने मुस्लिम हैं और कितने और जात के, लिखो, बताओ, लिखाओ, लिख के दो कितने यादव। सबसे बड़ी प्रॉब्लम मालूम क्या है? जो आपने एक चीज कही थी कि भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ कहने को नहीं है, वो सिर्फ चिल्लाएंगे।
उनको सिर्फ चिल्लाना आता है। और हमारे यहाँ समाजवादी पार्टी में लोकतांत्रिक व्यवस्था कायम है और संवैधानिक व्यवस्था के तहत सारी चीज़ें काम की जाती हैं। जो भी पार्टी के अंदर पदाधिकारी रखे जाते हैं, मुझ जैसा एक प्रजापति समाज का व्यक्ति, कुम्हार जैसे समाज का व्यक्ति आज इतने बड़े पद सर यहाँ पे आगे एक हेड गेवार भवन बना हुआ है सर, रोड ये रोड में थोड़ा सा बस यही हेड गेवार भवन, पहले वो क्या बना हुआ है? हेड गेवार भवन, RSS का हेड गेवार भवन। सर रोड्स की बात हो रही थी, आप वो अभी 2 कदम आप चलेंगे, इतनी बुरी रोड है यहाँ पे, अपने भवन के सामने बुरी रोड है। और सर जो 24 कैरेट की यादव की बात हो रही है, तो सर इनकी सरकार भी पूरी होने वाली 24 कैरेट के पंडितों के लिए, तो इन्होंने भी कुछ नहीं किया सर। अगर कास्ट वाइज बात ही कर रहे हैं तो सर यादव सेंट्रिक बात, अपना जो काम किया उसके बारे में बात नहीं कर रहे सर। आप ये नोटिस करेंगे कि सर अगर लखनऊ की बात की जाए तो मेट्रो का मेनली बात होता है, एक एक्सप्रेसवे का बात होता है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे का, एक 1090 वो जो पुलिस मुख्यालय बना हुआ जिसके सामने अभी पूरा सब फोटो खींचा था सर, वो सारे काम तो पिछली गवर्नमेंट के थे, इस गवर्नमेंट का तो उसमें कुछ बना। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का लेकिन ये लोग बताते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा मजबूत कर दिए हैं ये लोग। सर जो है देखिए सर, हम किसी गवर्नमेंट की पॉलिसी का सपोर्ट करते हैं या विरोध करते हैं, किसी गवर्नमेंट का वो नहीं करते सर। जो लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है वो सर एकदम सही कह रहे हैं, लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा सा बेहतर हुआ है, क्योंकि पहले यहाँ पे सर वहाँ पे आगे यार अभी यार एक आदमी आप सर, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, आप एक जिम्मेदार नेता बनेंगे कभी आगे जाकर, तो आपको जिम्मेदार नेता बनने के लिए ना कभी आपको सुनना पड़ेगा लोगों को। आपको नहीं यार, आप भी ये भी आप चिल्लाएंगे, ये भी सही। अगर जिम्मेदार नेता बनना है तो आपको सुनना चाहिए। आप किसी भी पार्टी में रहें, कल को पार्टी चेंज कर लें, जो भी करें, मुझे नहीं फर्क पड़ता है, लेकिन अगर नेता किसी को बनना है तो उसे सुनना चाहिए। हाँ भैया सुनो सर, आगे यहाँ पे एक वो है तरनताल, वहाँ पे जो मोड़ है वहाँ पे पहले चेन स्नैचिंग की बहुत प्रॉब्लम थी, अब रिसेंटली में ऐसा कुछ सुनने में नहीं आता है। हाँ तो ये लेकिन आप एक सड़क के बारे में बता रहे थे सर, यहीं पे हेड गेवार भवन बना हुआ है सर, बस बहुत पास में ही है, उसके सामने की सड़क बहुत बुरी है। क्या अच्छी है? बिल्कुल बुरी है, आप देख लीजिए, बहुत बुरी है, गड्ढे। हाँ लेकिन मेन सड़क हमारे वहाँ की ये सब अच्छी हैं। जैसे आप शहर से वहाँ से एंट्री करेंगे और लीव करेंगे, वो प्रॉपर जो GT रोड है वो एकदम फर्स्ट क्लास, जो अंदर गलियों की हाँ ये सब एकदम प्रॉपर और पेट्रोलिंग भी। लेकिन पीछे जैसे रोटी गोदाम में जहाँ मैं रहता हूँ, हमेशा से रोड खराब, कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, थोड़ी सी बनी थोड़ी छूट गई, थोड़ी सी बनी थोड़ी छूट गई। तो ये चल रहा है ये सर, हम 5 साल पहले हमने प्लॉट लिया था, यहाँ पे घर बना, वो रोड हमारे समय से खराब ही है। सर उसके पहले सर वो रोड वैसी ही होगी, क्योंकि बुरी है तो बुरी है, अभी तक उसमें हाथ तो लगाया नहीं गया सर। किसी भी मोहल्ले के अंदर प्रॉपरली जो वो अमृत जल वाली योजना थी सर, उसमें वो पूरी खुदाई होती है, तो उसमें जो बीच में रोड का होता है उसको प्रॉपरली, जैसे एक अच्छी सड़क है उसको खोद के आपने कोई योजना अपनी पूरी कर ली, लेकिन उसके बाद बनाने की जिम्मेदारी तो आपकी है, आप उसमें बीच में मिट्टी भर देते हैं। तो एक अच्छी सड़क और बीच में जो स्पेस बना उसमें से मिट्टी ऐसे है, तो ये एक आप पानी देंगे और दूसरी आप रोड खराब कर देंगे, ये कौन सी कहाँ की समझदारी है? मतलब ये आदमी है, ये बंदा है जो, क्या नाम है आपका? सर रोहित बता रहे हैं कि भाई आपने लॉ एंड ऑर्डर, इसी रोड पे चेन स्नैचिंग होती थी, लोग बता रहे हैं। एसएसपी आगे एसएसपी आवास के सामने चेन स्नैचिंग होती थी, ये बात हो रही है, कह रहे हैं कि यहाँ पे चेन स्नैचिंग होती थी, लेकिन इस सरकार में रुक गई। लेकिन इस सड़क, भाई साहब मेरी बात मेरी बात हो नहीं दी, लेकिन वो बता रहे हैं कि साहब ये सड़क छोड़ दीजिए और आप 5-7 सड़कें, मुख्य सड़कें छोड़ दीजिए, अंदर बाहर की सब सड़कों का हाल खराब है। हेडगेवार भवन के सामने सड़क खराब है, इनके प्लॉट के बाद सड़क बनती है, मट्टी है, पानी पड़ता है, मट्टी बह जाता है, सड़क पोली हो जाती है। यहाँ पर जो नगर पालिका अध्यक्ष जी हैं वो समाजवादी हैं। जितने भी अच्छे काम हो रहे हैं, जितना PWD की सड़कें हैं वो सब एकदम चकाचक हैं। जो नगर पालिकाओं की अंदर गलियों की सड़कें हैं, भैया ने बताया, अंदर की गलियां हैं, सब नगर पालिका का जिम्मा है, और ठेकेदारों से मिलकर ये खेल खेला जाता है, सड़कें खोदी जाती हैं, फिर उनको बनाया जाता है। सर रोड का तो आप छोड़ दीजिए सर, जैसे यहाँ पे पीछे सर जो नगर पालिका में कूड़ा उठाने की एक बड़ी प्रॉब्लम होती है, सबके घर में, जैसे हमारे घर में कूड़ा होता है सर, जो आते हैं लोग वो कहते हैं कि 100 रुपए दो, नगर पालिका के लोग, और 100 रुपए लेते हैं, तब कूड़ा घर से लेके जाते हैं। 100 रुपए लेते हैं महीने का सर महीने को बोलते भी नहीं है, 4-5 दिन आएंगे, उसके बाद यू आर ऑन योर ओन, आप अपने आप कूड़ा डालने जाइए। सर हम अपने वहाँ से कूड़ा डालने जाते हैं, गाड़ियाँ नहीं 100 रुपए लिए, रसीद दिया कि नहीं? नहीं, रसीद नहीं होती।
और सर, रसीद नहीं मिलती। यहाँ से- रसीद नहीं मिलती? नहीं। तो आप लोग नहीं बोलते कि रसीद आप 100 रुपए ले रहे हैं, रसीद वापस दे? सर हम तो सर हम मजबूर हैं, हम क्या सर, करें? तो बात ये कोई आदमी आ नहीं रहा है कहने के लिए कि हम कूड़ा खा लेंगे ना, हमको तो सर हाथ से ही डालना पड़ेगा। हम तो कहते भैया 100 रुपए ले लो, हाथ जोड़ के कह देते 5 दिन तो आई। जो वो कूड़े डालने वाला जो होता है क्या वो भी नहीं है, वो भी यहाँ पे नहीं है, तो मजबूरी हम लोग को देना ही पड़ेगा पैसा उनको। और हम लोग कूड़ा डालने कहाँ जाएंगे? का चौराहा है, आप अंदर जाएंगे, शानदार वो स्टेडियम बना हुआ है, उसके शानदार स्टेडियम के जस्ट पहले कम से कम नहीं तो 10 से 12 नगर पालिका की गाड़ियां खड़ी होती हैं सर, उसमें कांस्टेंट कूड़ा भरा हुआ रहता है सर, उससे खड़े भरता है। डेंगू उससे नहीं होता है, कितने डेंगू रतिका वैश्य बारिश का पानी इतना भरा रहता है, उससे क्या डेंगू नहीं होता है। और सर मैं ये कहती हूँ कि यहाँ पे कहा जाता है कि शिक्षा का तो कुछ है ही नहीं सर। यहाँ पे आप स्कूल में विजिट करेंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर कोई है ही नहीं। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाम पर बस केवल मोदी योगी और बस जय जयकार और श्री राम यही सब चल रहा है। मतलब हमने बहुत किया शिक्षा को लेके, ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है। मैं यहाँ पे मैंने BHU से मास्टर्स किया है, मास्टर से वो पत्रकारिता किया, हिंदी पत्रकारिता, मैं ऐप में काम कर रही हूँ BHU से, बनारस से। हाँ जी। तो मुझे ये भी बताना है कि जैसे कहा जाता है कि मोदी जी के नाम पे क्यों वोट होता है। जैसे कहा जाएगा कि मोदी जी के नाम पे हमारे प्रत्याशी को वोट दीजिए, और जब कोई इशू डिस्ट्रिक्ट लेवल का या विधायक से जब कोई इशू कहा जाएगा तो कहा जाएगा ये तो आपके, ये इसमें मोदी जी क्या कर सकते हैं। तो पहली बात तो चुनाव के टाइम ये मोदी जी का नाम लेके वोट क्यों लिया जाता है, क्यों? अच्छा ये और दूसरी बात यहाँ पे कहा जाता है कि महिलाओं की सुरक्षा, गंदगी, सफाई। सर यहाँ पे किसी मोहल्ले में आप देख लीजिए, सड़क घर के बाहर ऐसे कूड़ा पड़ा रहता है, और सुबह शाम उठा 2-3 दिन में उठ रहा है, कूड़ा पड़ रहा है सब। और बहुत स्वच्छता के नाम पे स्वच्छ भारत, स्वच्छ मिशन चल रहा है, पढ़ाई के नाम पे। देखिए यहाँ पर दो बातें हैं, देखिए दो बातें, नहीं देखिए दो बातें हो गई हैं। सुनिए रतिका जी सुनिए, दो बातें। भाई साहब सुनिए, भाई साहब आपकी आवाज नहीं आएगी। एक है नगर अध्यक्ष जो सपा से हैं, जिनके राज में शायद जो नगर पालिका यहाँ चल रही है वो लोगों से 100 रुपए ले रही है, लेकिन रसीद नहीं दे रही है। आप अभी कहेंगे आप रसीद मांगेंगे तो मिलेगी, आप ये तर्क दे देंगे, मुझे पता है रसीद के नाम पर यही होता है। और लेकिन ये बता रहे हैं स्टेडियम के बाहर नगर पालिका की 4 गाड़ियां हैं। सुनिए, मिनिमम 10 होती हैं, मान लीजिए 5 से 10 के बीच में है, एक एवरेज निकाल लीजिए, तो वहां पे कूड़ा खड़ा होकर बजाता रहता होगा और पानी जमा होता रहता है। डेंगू का मौसम है, डेंगू आउटब्रेक हुआ है, ये आपके ऊपर सवाल है। आप लोग माथा फोड़ लीजिए अपना, दूसरे का मेरा फोड़ दीजिए, हमको नहीं पता। अब इनके ऊपर सवाल है कि इन्होंने शिक्षा व्यवस्था पे, विधायकों ने, स्वास्थ्य शिक्षा मंत्री ने क्या काम किया कि उनको बार शिक्षा के नाम पर योगी और मोदी की फोटो लगानी पड़ती है। मैडम ये सवाल कर रही हैं। अब बताइए, ये सवाल है, आप लोग एक दूसरे का सवाल, मैंने आप इनसे जो सवाल पूछते ये आपसे नहीं सुनिए, नहीं मेरी बात पूरी होने देंगे पहले आप। और ये आपसे जो सवाल पूछते वो मैंने पूछ लिया आप दोनों लोग से। आप बताइए, पहले आपकी बारी, आप बताइए क्या जवाब देंगे आप। लोग डेंगू से मर रहे हैं पूरे यूपी में, बच्चे बीमार हैं, डेंगू अकाउंट आपको पता है कितना ऊपर है। देखिए, सबसे बड़ी बात है नगर पालिका जो काम कर रही है, उत्तर प्रदेश की सबसे अच्छी आदर्श नगर पालिका के रूप में सीतापुर की नगर पालिका काम कर रही है। आदर्श है तो आदर्श अगर ऐसा नहीं होना चाहिए। नहीं, स्मार्ट सिटी में देने का काम हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने किया था। 400 करोड़ रुपए का बजट इस नगर पालिका को दिया गया था। और सबसे बड़ी बात यह थी कि यहाँ पे ट्रामा सेंटर भी हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी द्वारा दिया गया था। और यहाँ पे सबसे बड़ी बात, मैं एक भारतीय जनता पार्टी के जो मित्र हैं, यहाँ पे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूँ। इनके ही भारतीय जनता पार्टी के नगर विधायक जो सदर से विधायक हुआ करते थे, भारतीय जनता पार्टी की टिकट पर जीत कर विधानसभा पहुँचे थे, उन्होंने एक सराय नदी जो हमारे शहर के बीचों बीच से बहती है, जिन्होंने अपना अस्तित्व खो दिया था, उसको अपने निजी कार्यों से, अपने निजी प्रयासों से उसके किनारों का तटबंध बनाने का काम किया था। सरकार से कई मांगे की। मतलब ये आदर्श वाली स्थिति है। सबसे बड़ी बात ये थी कि उनके जो विधायक थे, जितनी भी मांगे की सीतापुर के लिए, आप कह रहे हैं कि सीतापुर में काम कराएगा, जब आपके विधायक की जो मांगे थी
वो आज तक उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार ने कोई भी बजट देने का काम नहीं किया। आपके अनुसार ये नगर पालिका आदर्श है और आदर्श होनी चाहिए। वो रुष्ट होकर हमारी समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए अभी कुछ दिन पहले, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि योगी सरकार तानाशाह सरकार है, डिक्टेटरशिप चला रही है। इन्होंने पूरी संवैधानिक संस्थाओं पे कब्जा कर रखा है। देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को खत्म करने का काम योगी सरकार कर रही है। वो बात वो मुद्दा सर मुद्दा अरे वो आरोप प्रत्यारोप वाली बात अलग है, आरोप प्रत्यारोप वाली बात अलग है। मेरा सवाल ये था कि लोग यहाँ के ये लोग हैं, ये जो आगे आने वाले समय में वोट करेंगे, ठीक है, आपके इन लोगों के सामने आप दोनों लोग का प्रत्याशी खड़ा होगा। ये लोग आपके प्रत्याशी का और आप दोनों लोगों के पॉलिटिकल कैरियर का ग्राफ तय करेंगे, आपके और इनके पॉलिटिकल कैरियर का, कि आप लोग टीवी बहसों में कैसा आए, आप लोगों के तर्कों से वोट कितना रिफ्लेक्ट हुआ, ये देखा जाएगा। और वहां पर आप बता रहे हैं कि ये नगर पालिका आदर्श हुआ करती थी और आदर्श थी, और क्योंकि अभी भी नगर पालिका शायद सपा नेता के पास है। ये समाजवादी पार्टी के हमारे अध्यक्ष राधे श्याम, ये 100 रुपए कहाँ जाता है? ये किस फंड में जाता है? 100 रुपए की जो भी हमारे यहाँ अगर जो व्यवस्था चलाई गई है लोगों के यहाँ, जो प्राइवेट जो दुकानदार हैं, जो प्राइवेटाइजेशन हुआ है, जब जहाँ पे दुकानदारों को लोगों ने ठेका दिया प्राइवेट, अगर 100 रुपए की रसीद नहीं ले रहे हैं, घरों के लिए नहीं है, ये सिर्फ जानते कि कॉमर्शियल, आप बात नहीं कर रहे थे कि आप सुन रहे हैं, ये घरों के लिए नहीं है, ये सिर्फ बाजारों के लिए है। जो दुकानदारों के पास अपने कूड़ा फेंकने की समस्या जो होती थी, हमारे नगर पालिका अध्यक्ष ने इस समस्या को खत्म करने का काम किया है, क्योंकि कहीं ना कहीं कूड़ा डालने में दिक्कत होती थी। चलिए, आपने नगर पालिका अध्यक्ष की बात कर दी, बेरोजगारी की बात करेंगी ना, तो ये भैया कहते हैं कि बाकी लोगों का रोजगार छिन गया। कुछ दिनों पहले एक लड़के ने सुसाइड कर लिया, आर्मी की तैयारी कर रहा था, दौड़ के रोज तैयारी करता था कि कई 3-4 साल हो गए सर उसको, आखिर में थक हार के उसने फांसी लगा ली। मैं ये कहती हूँ कि फांसी नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि हिम्मत रखनी चाहिए, लेकिन आखिर क्यों हार रहा बंदा कि बेरोजगारी से तंग आकर आज का युवा ये फांसी लगा रहा है, ये कदम क्यों उठा रहा है? अब एक सवाल ये है कि अब सवाल बनता है ये कि शिक्षा व्यवस्था पे कई सारे लोगों ने कहा, आपके सामने कहा कि शिक्षा व्यवस्था की बात है, आपके इतने क्या दिया कि आपको हर बार सुन तो लीजिए, आपको हर बार अपने मुख्यमंत्री, देश के मुख्यमंत्री, प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री की फोटो लगा के उसको प्रसारित करना पड़ता है, प्रचारित करना पड़ता है। ये बात क्यों हो रही है, बताइए, कौन बोलेगा? आप बोलेंगे? नहीं, अभी मेरी छोटी बहन को हमने इस 4 साल में इस जगह कितने डिग्री कॉलेज खुले हैं, प्राइवेट और सरकारी? चलिए आप गिना दीजिए। प्राइवेट 52 से अधिक जिले में स्कूल खुले हैं जो डिग्री कॉलेज हैं। हम क्या कह रहे हैं, 52 दिए हैं। दूसरे 2 IAS सीतापुर से चुने गए हैं, 2 IAS सीतापुर से चुने गए। मेरी बहन ने कहा आर्मी में ही लगातार करते रहे। मैं खुद अब व्यापार कर रहा हूँ, पहले मैं भी नौकरी के नहीं अपना स्वरोजगार किया, और आज भगवान की दया से बोल रहे हैं आप, यही तो है, आप पीछे वो बोल नहीं पाए, आप उनके लिए क्या आप चुप रही है? हाथ लगातार उठाओ, आप देख पा रहे हैं पीछे। तो मूल मंत्र ये है कि यहाँ पर अच्छे विद्यालय खुल गए हैं। आप लहरपुर कसरेला रोड पे जाइए, कम से कम 5 विद्यालय। आप लखीमपुर रोड पे जाइए, कम से कम 5 विद्यालय। आप सॉरी भाई, इधर चले जाएंगे विद्यालय, हाँ। तो एक पर्टिकुलर अगर किसी कृषि विद्यालय नहीं है तो उसका भी प्रबंध किया जाएगा। अभी हम रिपीट कर रहे हैं, आपका इस बात का भी जवाब तभी दे देंगे। अभी रिपीट कर रहे हैं, मतलब सरकार रिपीट कर रहे हैं, और फिर अच्छा, सरकार रिपीट कर रहे हैं, इस सवाल का जवाब तब दिया जाएगा। जनता फोटो वाला उत्तर नहीं। हाँ, नहीं, मतलब वो तो बता रहे हैं कि भैया उन्होंने काम किया है, वो बता रहे हैं कि बहुत सारे विद्यालय खोल दिए हैं। ये तो ऐसा इनका दावा है। कॉलेज है उधर, ये दिसंबर कॉलेज है, सारे कॉलेज हैं। हाँ जी, छोटी सी हम बता दे रहे हैं, आप सुन लीजिए धैर्यपूर्वक। अभी आपकी सरकार ने, आपकी या हमारी सरकार ने 1100 रुपये हर बच्चे को ड्रेस, मोजा और स्कूल बैग खरीदने के लिए दिए हैं। वो खाते में ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और मैं आज आपको सामने बता रहा हूँ कि उसमें से 50 से 60% बच्चों को अभिभावक नहीं देंगे। वो ऐसे लोग हैं जो अपने निजी खर्चे में कर देंगे। नहीं, क्यों नहीं करेगी? जब एक बार विद्या पिता के खाते में दे रही है, और अगर पिता भ्रष्टाचार कर रहा है, परिवार में नहीं दे रही है, तो यहाँ सबको भ्रष्टाचार। बात सुनो, मैं क्या कह रहा हूँ।
पहले अरे यार बात सुनो। मैं हम क्या कह रहे हैं, अब मैं क्या कह रहा हूँ यार, पहले बात सुनिए। यहाँ भ्रष्टाचार जब वहाँ अध्यापक के माध्यम से खरीद होती थी, सरकार खरीदती थी। अरे बात सुनिए ना, यहाँ सरकार जूते खरीद कर दे रही थी, सरकार बैग दे रही थी। एक सरकार माध्यम अध्यापक था, अध्यापक के द्वारा बांटा जा रहा था। आप चाचा जी आप जानते हैं, आप इनसे पूछते हैं। आप बताइए, आप जवाब सुनाइए। क्या वो बोल रहे हैं कि 1100 रुपए बैग में अब 1100 रुपए देकर ट्रांसफर मैं दुरुपयोग होगा। मैं अपने बच्चे को सरकारी स्कूल में भेज रहा हूँ उदाहरण के रूप में, ठीक है। बेचते हैं कि नहीं बेचते हैं? हमारी सुनिए, आप उदाहरण दे रहे हैं कि बेचते हैं, ये पूछ रहा हूँ मैं। हम हमारे पास पैसा है, हम चाहे यहाँ पढ़ाएं जाके। हम बेरोजगार थोड़ी ना इनकी तरीके से। मेरे पास पैसा है, मैं अपनी दम पे कमाता हूँ। मैं सरकारी नौकर नहीं हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं कमाता हूँ। इसलिए सरकारी में नहीं भेजेंगे। हाँ, सरकारी में जब भेजना होगा सरकारी तो भेजेंगे, नहीं भेजना होगा नहीं भेजेंगे, ठीक है। लेकिन जो सरकार सुनिए, जो सरकार अध्यापकों के स्कूल में पैसे भेज रही है, तो क्या वो अध्यापक अपने बेटे का या अपने बच्चों का गला काटेगा? वो भ्रष्टाचार करेगा? भ्रष्टाचार इनको करने का मौका नहीं मिल रहा है। ये देख लीजिए, अब देख लीजिए। अब बताइए पहले, अब बताइए 1 मिनट, क्या हम भ्रष्टाचार करेंगे? क्या हम भ्रष्टाचार करेंगे? हम भ्रष्टाचार करेंगे? बताइए, मेरा एक सवाल है। मेरा एक सवाल है ना। अरे भाई साहब, 10 साल सर इनको संभालिए। हाँ बोलिए, आप बोलिए। ये सिर्फ मोदी सरकार निजीकरण करना चाह रही है, सिर्फ निजीकरण। क्या करेगी अगर घाटे में है तो क्या करना चाहिए उनको? बर्बाद कर देंगे उनको, क्या है? अरे करना कैसे चाहिए मुझे बताइए। रेवेन्यू कैसे आएगा? सरकार के पास पैसा कैसे आएगा? क्यों पैसा नहीं आ रहा? इनके कार्यालय बन रहे हैं, इनके सारे काम हो रहे हैं। तो पार्टी कार्यालय वो बोलते हैं। कार्यालय कहाँ से बना रहे हैं? अपने घर की खेती से बना रहे हैं। कौन कितना चंदा हम लोग कितना चंदा देते हो? मुझे स्कूल वाली बहस में एक बात पूछनी है। देखिए भाई साहब, आकाश जी, मुझे एक बात पूछनी है स्कूल वाले मसले पे। एक बात जरूरी है ये। अब ये जिसकी भी सरकार हो, आपके भाई साहब, आपकी सरकार हो, इसकी सरकार हो, किसी की सरकार हो, मेरी सरकार हो, जेरी की सरकार हो, आयुष की सरकार हो, अरे तो कोई भी सरकारी अफसर का बेटा सरकारी विद्यालय में क्यों नहीं पढ़ता है? मुझे बताइए कि किसी सरकारी अफसर का बेटा सरकारी विद्यालय में पढ़ता क्यों नहीं है? 1100 रुपए, सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए। 1100 रुपए जो है, क्या आपके किसी के भी बच्चे का बैग, बस्ता, बेल्ट, ड्रेस 1100 रुपए में आ सकता है? ये प्रैक्टिकली पॉसिबल लगता है आपको? मैं बीजेपी का विरोधी या इसका विरोधी, उसका विरोधी, इसका समर्थक, उसका समर्थक नहीं हूं। 1100 रुपए, आपको ये अमाउंट समझ में आता है सर? वो 10 लीटर पेट्रोल, 11 लीटर पेट्रोल का दाम है। वो आज की डेट के हिसाब से बारे में वो 11 किलो टमाटर का दाम है। आपको लगता है? सीरियसली सोच के बताइए आप। नहीं सुनिए, नहीं, आप मुझे बोलने दीजिए। क्या आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। 1100 रुपए में, हाँ क्यों नहीं आ सकता? हम अपने बच्चों का यूनिफॉर्म नहीं खरीदते? 1100 रुपए में आता है? क्यों नहीं आता? सेंट्रल स्कूल की सारी किताबें 300 रुपए में आती हैं, बाजार में मिलती है। मेरी बिटिया बैग, बेल्ट, हाँ मैं बता रहा हूँ ना इस बात को। सेंट्रल स्कूल की किताबें 300 रुपए में आती हैं, उसकी पूरी ड्रेस 600 रुपए में आती है, ऊपर अपर और लोअर, जूते अलग, जूतों का अलग, सारा 1100 में सेंट्रल स्कूल का जाता है। सरकारी स्कूलों की जो अब आप जाएंगे प्राइवेट स्कूल में तो उसकी बेल्ट 300 रुपए की आ रही होगी। 300 रुपए में बेल्टें आ रही होगी प्राइवेट स्कूल। नहीं, आप सेंट्रल स्कूल में पढ़ा रहे हैं। हाँ, सेंट्रल स्कूल केंद्र पोषित, ठीक है। मैं राज्य के सरकारी स्कूल में, किताब तो बाहर से खरीदनी पड़ती है। ठीक है। 300 में ड्रेस आ रही है आपकी? क्या आ रही है? पुस्तकें, किताबें। 600 में क्या? रुपए में अपर और लोअर, उसका अपर और लोअर, जाड़े के कपड़े, शर्ट और पैंट या स्कर्ट, जूते, मोजे, अपर लोअर 1100 में सेंट्रल स्कूल का आ जाता है। और जिस प्राथमिक विद्यालय की बात हो रही है, बच्चे छोटे हैं, 1100 रुपए में उनका सारा सेट आता है। दूसरी बात, और मैं आप एक और उसमें बस्ता भी जोड़ेंगे। उसमें मैं आपको बताता हूँ, उसमें बस्ता जोड़ेंगे और बताया जाएगा सर। जब भी ऐसे ठेकेदारी प्रथा और ये जो अभी चाचा का दर्द छलक रहा है,
आपको? चाचा को दर्द छलक रहा है। आपने कहा हाँ, दर्द छलक रहा है। मुझे सुनाई दिया चाचा का दर्द अच्छा लग रहा है। चाचा को दर्द छलक रहा है। प्राथमिक विद्यालय संघ के वो 10 साल अध्यक्ष रहे हैं। अच्छा। अध्यापक से लेकर प्रधानाचार्य से लेकर और प्रधान तक का ये हर चीज में वाली कहानी कमीशन है, बहुत सुनी है मैंने, कमीशन कई जगहों पे सुनी है है। मैंने। आज राशन लोगों को मुफ्त मिल रहा है। आगे ये भी प्रयास किया जाएगा कि राशन का पैसा गरीबों के अकाउंट में मुफ्त जाएगा। कोरोना काल में प्रत्येक आदमी के जिसने जीरो खाता खुलवाया था, जनधन 500 रुपया प्रधानमंत्री जी निःशुल्क, वो सरकार नहीं है जिसको कहते 100 रुपये भेजता हूँ और 10 रुपये पहुँचता है। नहीं, 500 भेजता हूँ, 500 आपका तर्क आ गया, लेकिन अभी भी आपने बेरोजगारी और महंगाई पे थोड़ा अपना जवाब बहुत घुमा दिया। आप लोगों ने जवाब बेरोजगारी और महंगाई पे अपना जवाब बहुत घुमा दिया। बेरोजगारी मतलब अभी तो लोग बगल 150 करोड़ की जनता है। बेरोजगार रोजगार देने का वादा किया था। 2 करोड़ साल में कितने मिले? कितनी बेरोजगारी खत्म हुई? बेरोजगार की जनता है। टमाटर 100 रुपए में, तेल 100 रुपए में, सरसों का तेल 200 रुपए में। बिल्कुल सही है। 1972 में पिक्चर आई थी मनोज कुमार की, हाय हाय महंगाई, उसमें गाना था। तब भारतीय जनता पार्टी की केंद्र से लेकर प्रदेश में सरकारें थीं, वही आज तक चलती आ रही हैं। इसलिए कांग्रेस जनों का कहना बिल्कुल उचित है कि 2014 से पहले महंगाई डायन थी और आज महंगाई भौजाई हो गई। आज महंगाई भौजाई हो गई। महंगाई 2014 से पहले डायन थी, आज महंगाई भौजाई हो गई। मैं इसका पूछना चाह रहा हूँ कि बेरोजगारी कब हटेगी? महंगाई अच्छे दिन कब आएंगे? जो अच्छे दिन तथाकथित अच्छे दिन दिखाए गए थे वो कब आएंगे? बिल्कुल देखिए, सपाई और कांग्रेसियों के अच्छे दिन नहीं आएंगे। आप चिंता मत, मैंने कहा था पेट्रोल गुड़ पे बैठने वाली मक्खी नहीं हो। आकाश जी, अरे नहीं आकाश जी, पेट्रोल मुझे भी महंगा लगता है। मैं सपा बसपा कांग्रेस किसी में नहीं है। मुझे पेट्रोल मुझे भी महंगा लगता है यार। मुझे सरसों का तेल लेने जाता हूँ, मुझे भी महंगा लगता है यार। बिल्कुल पेट्रोल महंगा है, बिल्कुल पेट्रोल महंगा है, मगर लग्जरी गाड़ियों की बुकिंग पर आज भी महीना भर का है। लग्जरी गाड़ियों पर किसके घर में इन्होंने पेट्रोल महंगा हो गया, इन्होंने कार चलानी बंद कर दी। मैं तो स्कूटर चल रहा हूँ, इन्होंने मोटरसाइकिलें चलानी बंद कर दी। चल रहा है मतलब महंगा होता है, कोई दिक्कत नहीं। ये एक व्यवहारिक मुद्दा सुनिए, एक यहाँ से रिक्शा करके जाते थे बस अड्डे तक तो ₹5 देते थे, पेट्रोल 70 रुपये था, आज 10 रुपये। महंगाई जैसे जैसे आमदनी भी तो बढ़ती है, सरकारी नौकरी में तनख्वाह, आमदनी भी तो लोगों की बढ़ी है। किस गणित से? 7वां वित्त आयोग आ गया, उसमें लोगों की आयोग सरकारी कर्मचारियों के लिए हो गया, उनका आ गया। लेबर मनरेगा में भी लेबर की जब सरकार कांग्रेस की अटल जी की सरकार गई थी 30 रुपया लीटर पेट्रोल था, और मनमोहन सिंह की सरकार में 69 रुपया पेट्रोल छोड़ कर गए थे। जब मोदी आए 84-83 तक गए, और कितना बढ़ा 7 साल में, कितना बढ़ा? आप इसका जवाब हमको कोई देते? कितना दुगना कहाँ हो गया? 70 रुपए तक रहा अटल जी की सरकार। चलिए तो ये बात को खत्म करते हैं। आप लल्लन टॉप की ये बहस देख रहे थे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। गुड नाइट।